अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हम लोग देखेंगे कि बोहर ने किस तरह एक एटॉमिक मॉडल जो था वो पेश किया था, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर घूम रहे थे, न्यूक्लियस कहाँ पर था, कितनी शेल्स थे, कितनी सब शेल्स थे। मैं बहुत इजी वे के अंदर आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी ताकि आप ये चीज़ जो है वो अपने अल्फाज के अंदर भी लिख सकें। तो बोहर ने जब एटॉमिक मॉडल दिया था वो दिया था 1913 के अंदर, और इसका फुल नेम था नील बोहर। और इसने जिस एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था या जिसका स्ट्रक्चर स्टडी किया था वो था हमारे पास हाइड्रोजन एटम। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन एटम सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, ठीक है। इसके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो लेस है, तो हम इसको बहुत आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अब आपको पता है सेंटर ऑफ द एटम क्या होता है, आपके पास न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या आपके पास होता है, डिफरेंट शेल्स होती हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब इन शेल्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन शेल्स के अंदर। ये शेल्स हैं। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ इन स्पेसिफिक ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो ब्लू कलर की मैंने ड्रॉ की हैं, इनके अंदर रिवॉल्व करते हैं। ये कभी भी इस स्पेसिस के दरमियान, जो कि इन ऑर्बिट्स के स्पेसिस के दरमियान है, इसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी नहीं आ सकता। वो एक अपनी स्पेसिफिक एनर्जी के थ्रू जो होता है वो इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर जो होता है वो घूम रहा होता है। इन्हीं, जैसे आप लोग समझ लो कि जो सन के इर्द गिर्द जो होता है हमारे पास अर्थ या प्लैनेट्स जो मूव करते हैं वो अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। वो कभी भी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से करीब होते हैं, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के बहुत करीब है, क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब ये क्लोज टू द न्यूक्लियस है तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोजेस्ट स्पेस के ऊपर होता है, क्लोजेस्ट ऑर्बिट के अंदर होता है, उस स्टेट को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। और इस ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो बहुत लेस होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास ज्यादा ऑर्बिट्स दूर जाते जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, तो वो क्या होंगे, वो होंगे एक्साइटेड स्टेट के ऊपर। और इन एक्साइटेड स्टेट के ऊपर इनकी जो एनर्जी होगी वो होगी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे होते हैं, इनको फिक्स्ड एनर्जी जो होती है वो मिली होती है। इनके पास एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, जिस वजह से इनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स। ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लेवल्स जो हैं वो स्टडी करेंगे कि कितने टाइप के हमारे पास जो होते हैं वो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ये रिमूव कर रही हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है के शेल, देन आता है एल शेल, देन एम शेल, और उसके बाद एन शेल। ये मेन एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो आपके पास होते हैं 4, के, एल, एम और एन। अब इनके अंदर जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिजाइड कर रहे होते हैं इन स्पेसिफिक शेल्स के अंदर, इनकी एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ। और इनकी एनर्जीज किस तरह होती है, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि जो के शेल होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, E1। उसके बाद जो आप लोगों के पास L होगी उसकी एनर्जी होगी E2, M होगा तो उसकी एनर्जी जो होगी E3, और N जो होगा उसकी एनर्जी जो होगी E4। लेकिन हमने पढ़ा है कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो के शेल मतलब कि पहली शेल के अंदर होंगे, तो उनकी जो होगी ग्राउंड स्टेट के अंदर होंगे, तो उनकी एनर्जी जो होगी वो लेस होगी। जैसे जैसे वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो उनकी एनर्जीज जो होंगी वो इंक्रीज करती जाएंगी। तो हमारे पास लेस से हाई जो होंगी वो एनर्जीज होंगी के से एन शेल तक। मतलब कि इसे समझ लो कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, E4 शेल के इलेक्ट्रॉन्स की, फिर E3, देन E2 और उसके बाद E1। ये आप लोगों ने याद रखनी है। और इसका पैटर्न जो आपकी बुक के ऊपर गिवन है वो इस तरह की गिवन है, E4 ग्रेटर देन E3, E2 एंड ग्रेटर देन E1। ये पैटर्न जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। अब उसके बाद क्या होता है, हर एक शेल जो होता है ना फर्दर डिवाइड हो जाता है डिफरेंट सब शेल्स के अंदर, ठीक है, डिफरेंट सब शेल्स के अंदर। अब डिफरेंट सब शेल्स जो हमारे पास आती हैं वो हमारे पास 4 आती हैं, S, P, D और F। S, P, D, F बेसिकली डिपेंड करता है, आपको मैं बता देती हूँ उनकी शेप के ऊपर। S का मतलब होता है आपके पास शार्प, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डम्बल शेप,
ये आप लोग हायर क्लासेस के जाके पढ़ोगे किस डबल शेल होती है। और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। अब क्या होता है कि इन स्पेसिफिक सब शेल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसको थोड़ा सा हम लेट पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि के शेल के अंदर क्या होता है, कोई भी शेल होगी उसके अंदर सब शेल्स होगी। अब जो के शेल होगी उसके अंदर आपके पास कितनी सब शेल्स होगी, तो बच्चों के शेल के अंदर आपके पास सिर्फ एक सब शेल होती है जिसको कहते हैं एस। जो एल शेल है उसके अंदर आपके पास दो सब शेल्स होती हैं जो कि होती है एस और पी। जबकि जो आपके पास एम सब शेल है, एम शेल है, उसके पास 3 सब शेल्स होती हैं जो कि होती हैं एस पी डी। जबकि जो आपके पास एन शेल है उसके पास 4 सब शेल्स होती हैं जो कि होती हैं एस पी डी और एफ। अब हमने देखना है कि इनके पास ये शेल्स और सब शेल्स तो आ गई हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनके पास जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने रिजाइड कर रहे हैं। तो इसका बच्चों एक फॉर्मूला होता है जिसको हम अभी डिस्कवर करते हैं कि किस तरह इसके फॉर्मूले के थ्रू आप लोगों ने याद रखना है। इसका जो बच्चों फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है 2n²। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। जो आप लोगों के पास एस सब शेल होती है ना बच्चों, एस सब शेल, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आ सकते हैं। जो आपके पास पी सब शेल होती है ना उसके अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन सिर्फ आ सकते हैं। जो आपके पास डी सब शेल होती है उसके अंदर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और जो एफ सब शेल होती है उसके अंदर आप लोगों के पास, आपकी बुक में मेंशन है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, 14 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज। अब मैंने आप लोगों को बताया कि एस जो होती है वो सिर्फ किसमें होती है, के के अंदर। एल के अंदर जो होती है वो क्या होती है, वो एस पी होती है। एस पी डी जो होती है वो किसके अंदर होती है, एम के अंदर होती है। और एस पी डी और एफ जो होती है वो एन के अंदर होती है। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इस 2n² के अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे और हम देखेंगे के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल के अंदर, एम के अंदर और एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिजाइड कर सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग के शेल की बात करते हैं। 2n², 2 मल्टीप्लाई बाय n का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ सब शेल्स जो होते हैं, शेल्स जो होते हैं वो इसके अंदर कितने होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि एक के अंदर सिर्फ 1 जो होती है वो शेल होती है, सब शेल होती है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है कि शेल के अंदर जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एल की। एल की बात करते हैं तो एल के अंदर क्या होता है, सेम फॉर्मूला 2n², 2 मल्टीप्लाई बाय n के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कितने नंबर ऑफ जो होती है आपके पास सब शेल्स होती हैं, 2, S और P। तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, L जो शेल होती है उसके अंदर आ सकते हैं। अगर हम बात करें M की, तो आपको पता है M के अंदर कितनी सब शेल्स होती हैं, वो 3 होती हैं, S, P, D और F। M के अंदर बात करते हैं तो कितनी होती हैं, S, P, D, F। D 2n² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके M शेल के अंदर जो होते हैं वो रिजाइड कर सकते हैं। और सेम इस तरह N की बात करें तो N के अंदर क्या है, 2n² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके पास N जो शेल होती है उसके अंदर आ सकते हैं। तो इस तरह करके आप लोग फाइंड कर सकते हो कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिजाइड कर सकते हैं। ये आप लोग वैसे भी याद कर लो, बट मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है पूरा प्रोसीजर क्योंकि आप लोग जब MT दोगे या MCQ करोगे आप लोगों को ये आसानी हो जाए कितने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आ सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट्स के अंदर घूम रहे होते हैं। तो एक बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि हम साइंटिस्ट होते हैं वो कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक्यूरेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कभी भी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मोमेंट के अंदर एटम में कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ घूम रहा है। हम लोग सिर्फ एक एस्टिमेशन देते हैं, एक प्रोबेबल हम बताते हैं कि प्रोबेबली कहाँ पर इसका डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस पर ये वाक़या है। ठीक है, तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज क्लाउड्स की तरह रह रहे होते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि हम लोगों को कहाँ पर है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो बोहर ने हमें ये एटॉमिक मॉडल दिया था। इसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स भी हैं लेकिन आप लोगों के ऊपर मेंशन है, जब आप लोग हाई क्लासेस करने होंगे तो बताएंगे कि कितनी एनर्जी लेवल होते हैं। जो आप लोगों को मैंने बताया है कि E1 जो होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वॉट। इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक शेल से दूसरे शेल में किस तरह जंप करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह लूज करते हैं। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैंने आप लोगों को इसलिए टू द पॉइंट बताया ताकि आप लोग जो है वो इन्हीं टॉपिक को
अच्छी तरह याद करो और कॉन्सेप्ट लो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, मैंने आपको बुक की लाइंस जो है वो रटिए टाइम नहीं बताई, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि इस तरह इस पॉइंट को इस तरह आप लोग ने लिखना है और इसी तरह आप लोग ने तैयार करना है। तो ये था बच्चों आज का आप लोगों का टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत ईजी वे के समझ आ गया होगा कि बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या है, इसके अंदर कितने शेल्स हैं, सब शेल्स कितनी हैं, किससे आप लोग फाइंड करते हैं, दैट्स इट। कल की वीडियो के अंदर हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे कि आप लोग किस तरह किसी भी एलिमेंट का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर और मैस नंबर जो है वो किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है और मैस नंबर क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियोस जो हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, आप लोगों की समझ लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चैनल के ऊपर अवेलेबल है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, प्लेलिस्ट भी बनी होगी, तो आप लोग वहां से जाके इसके ऊपर जो है वो वीडियोस लास्ट में देखो। तो आज के इतना ही। आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी लास्ट में करके जाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग पता के लिए। फी अमानिल्लाह।